सुप्रभात। आज चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, उसका नाम है बड़ों का बचपन। महापुरुषों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जिनके बारे में जानकारी पाकर, जिन्हें पढ़कर हम भी उससे प्रेरणा पा करके अपने जीवन में कुछ बढ़िया करने का निर्णय लेते हैं। हम भी प्रेरित होते हैं, उन घटनाओं से कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में कुछ विशेष महान कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। तो आज हम कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे और उनके जीवन से संबंधित उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जिनसे उन्हें भी कुछ करने की प्रेरणा मिली और हम भी उससे प्रेरित होकर के कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ों का बचपन संस्मरण है एक। महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाएं हमें कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके जीवन से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर हम भी उनकी भांति महान कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कैसे। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, परंतु कोई भी महापुरुष अपने जन्म से महापुरुष नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए और फिर उन्हीं के बल पर वे महापुरुष कहलाए। किंतु उनके विषय में एक बात सत्य है, वह बात यह है कि उन्होंने अपने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिया था कि भविष्य में वे कोई न कोई महान कार्य करेंगे। वैसे भी हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है, पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि बच्चा अपने भावी जीवन में कैसा बनेगा, इसके लक्षण बचपन में दिखाई दे जाते हैं। हम महापुरुषों के बचपन की घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम उनके जैसे गुण और संस्कार ग्रहण कर लें तो जीवन में बड़ी उन्नति कर सकते हैं। आइए कुछ महापुरुषों के बचपन से संबंधित विशेष एवं प्रेरक घटनाओं के विषय में जानें। अभी तक क्या पढ़ा हमने कि कोई भी व्यक्ति बचपन में महान नहीं हो जाता। हो जैसे अब आपका बचपन चल रहा है या हम भी जो बच्चे थे, तो किसी के बचपन में समझ में नहीं आता, ये चीज़ नहीं होती कि भाई हाँ ये बड़ा व्यक्ति बन गया, ये महान बन चुका है। पर वो धीरे धीरे ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे महान कार्य करते हैं जिसके बल पर उनको महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। समझ रहे हो? बच्चे होते हैं सारे इक्वल, सब एक समान, सब बराबर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके कर्म उनको महान बनाते हैं। उनके अच्छे कर्म ही उनको महापुरुष की उपाधि से नवाजते हैं। मतलब कि वो महापुरुष कहलाते हैं अपने अच्छे कार्यों से। ठीक है, जब हम अच्छे गुणों को किसके, जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके गुणों को, उनके संस्कारों को ग्रहण करें, अच्छी अच्छी बातों को हम अपने अंदर ग्रहण करें, अपने माता पिता की बात को सुने, समझे। देखो किसी भी बच्चे के माता पिता कभी उसको गलत शिक्षा नहीं देंगे, हमेशा अच्छी राह दिखाएंगे। उनके गुरु, किसी भी बच्चे के गुरु, उनके माता पिता या घर में जो भी उनके बड़ा सदस्य है, दादी है, दादाजी, कोई भी बड़ा है अगर व्यक्ति है, तो वो अच्छी ही शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे गुण देंगे। लेकिन बच्चा उनको ग्रहण कर पाता है कि नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर अच्छी अच्छी बातें सीखे, समझे, तो वो भी महान बन सकता है। हमारे देश के गुजरात राज्य के राजकोट नामक स्थान पर एक प्राथमिक पाठशाला में एक दिन विद्यालयों के निरीक्षक महोदय पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए आए। गुजरात राज्य में राजकोट एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्राइमरी स्कूल था और उसमें एक निरीक्षक महोदय आए। ठीक है, अब वो जब आए तो उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने कि भाई टीचर को बोला कि आपके बच्चों की योग्यता जांचनी है हमको, कि कितनी मतलब लायक है, वो क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट लेना है। तो निरीक्षक महोदय ने बच्चों को योग्यता को जांचने के लिए एक कक्षा के विद्यार्थियों से किसी एक कक्षा में गए। अब स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो किसी एक कक्षा में गए और विद्यार्थियों से बोला, स्टूडेंट को बोला कि 5 शब्द लिखिए। 5 कुछ शब्द दिए, लाइक अ डिक्टेशन, श्रुतलेख बोलते हैं जैसे, वैसे 5 शब्द बोले। एक छोटे और पतले से बालक ने उनमें से एक शब्द गलत लिख दिया। अब 5 लिखे, सबने 5 लिखे, एक छोटा पतला सा बालक था, उसने एक शब्द गलत लिख दिया। कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर था, उसने देखा कि बालक गलत लिख रहा है, एक मतलब शब्द गलत लिख रहा है, तो उसने इशारा किया कि सामने वाले की स्लेट से देख लो और ठीक कर लो। स्लेट होती है ब्लैक कलर की, काले रंग की होती है, जिसको हिंदी वो तख्ती बोलते हैं। उस पर पहले जमाने में लिखा जाता था,
प्रैक्टिस करने के लिए। अभी भी मिल जाएगी स्लेट तो आपको, पर आजकल बहुत तरह की स्लेट हो गई है ना, इरेज कर लिया उसे ही, और मतलब कई तरीके की स्लेट है मार्केट में, मिल जाएगी, अवेलेबल है। बट पहले जो है स्लेटी से लिखते थे और काले रंग की स्लेट हुआ करती थी। तो क्लास टीचर ने, कक्षा अध्यापक ने कहा, इशारा किया कि सामने वाले की स्लेट से देख करके अपने शब्द को ठीक कर ले। बालक अपने अध्यापक के संकेत को ठीक से समझ नहीं पाया कि वे उसे क्या कहना, मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा करें, बच्चा समझ नहीं पाया। ठीक है। और वो उसे अपने से अगले लड़के की स्लेट दिखा करके गलत शब्द को ठीक करने से इंगित कर रहे हैं। ऐसा उसको बाद में लगा कि शायद सर मुझे यही कह रहे हैं कि सामने देख के सही कर लो। छोटे बालक के मन में आया कि अगर मैं उस लड़के की स्लेट से देख करके शब्द को सही कर लूंगा तो ये तो चीटिंग हो जाएगी भाई, बेईमानी होगी और अच्छी बात नहीं होगी। फिर अध्यापक जी भी ऐसी अनुचित बात करने के लिए थोड़ी ना कहेंगे। उसको लगा मैं गलत समझ रहा हूँ, टीचर ने कहा यही था कि देख के चीटिंग, मतलब देख करके सही कर लो। पर उसको लगा कि टीचर तो ऐसा बोल नहीं सकता चीटिंग करने के लिए, शायद मुझे खुद ही लग रहा है ऐसा, है ना, सर ऐसा नहीं बोलेंगे करने के लिए, ऐसी अनुचित मतलब गलत, ऐसी गलत बात क्यों कहेंगे वो। ये सोच के बालक ने क्या किया, अपने से अगले वाले बालक की स्लेट पर लिखे शब्दों में ध्यान ही नहीं दिया, नहीं देखा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, उस बच्चे को देखा ही नहीं। निरीक्षक महोदय के चले जाने के बाद अध्यापक जी ने बालक को डांट लगाई और कहा, तू मूर्ख है, मैंने तुझे संकेत किया था, बुद्धू है तू, मूर्ख मतलब बुद्धू, संकेत किया था, इशारा भी किया था कि आगे वाले लड़के की स्लेट देख लो। उसको यकीन नहीं हुआ कि सर भी मुझे चीटिंग करने के लिए बोल सकते हैं, और वो डांटने लगे, तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं लगता है मुझे। बालक ये समझ नहीं पाया कि अध्यापक जी उसकी गलती न होने पर भी उसे क्यों डांट रहे हैं। भाई उसने चीटिंग नहीं कही तो अच्छी बात है ना, और फिर भी डांट पड़ रही है। इस घटना के बावजूद बालक के मन में अपने अध्यापक के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई। इस घटना के बाद क्या होना चाहिए, उस बच्चे को गुस्सा आ जाना चाहिए था कि सर तो बड़े खराब से हैं और सर की रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन तब भी वो बच्चा उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, मेरे टीचर हैं, अगर उन्होंने डांट भी दिया तो चलो, उन्होंने डांट दिया कोई बात नहीं, कुछ मेरी भलाई के लिए डांटा होगा। तब भी उतनी ही रिस्पेक्ट वो करता रहा, उतना ही सम्मान देता रहा। ये बालक पता है कौन था, आगे चल के यही बालक कौन बना, मोहनदास करमचंद गांधी, जो बड़ा होकर हमारे देश का राष्ट्रपिता कहलाया। उन्होंने केवल हमें ही नहीं बल्कि सारे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने ही हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। और गांधी जी को बच्चे प्यार से क्या कहते हैं, बापू। तो सत्य और राह पर, सत्य सच्चाई की राह पर, और अहिंसा मतलब कि मारपीट ना करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, तो अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें किससे मिलती है, बापू से, महात्मा गांधी जी से। अब आगे एक और घटना आप कहानी में पढ़ेंगे। गणित के अध्यापक अपनी कक्षा में गणित मतलब मैथ्स के कुछ प्रश्न समझा रहे थे। उन्होंने श्यामपट्ट पर एक प्रश्न लिखा और बच्चों से भी उसे हल करने को कहा। एक सवाल लिख दिया, मैथ्स का एक सम लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पे, और बालकों बच्चों को कहा कि हल करो, सॉल्व करो इसको। बालक अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करते हुए प्रश्न को हल करने में जुट गए। सारे बच्चे जुट गए सॉल्व करने में सवाल को। थोड़ी देर बाद अध्यापक जी ने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखना आरंभ कर दिया। टीचर ने बाद में जब बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, सॉल्व करना सब, तो उन्होंने सबकी आंसर शीट को देखना शुरू किया। सभी बालकों के उत्तर गलत थे। तभी उनकी दृष्टि कोने में बैठे एक छोटे से बालक की उत्तर पुस्तिका पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह! अध्यापक जी प्रसन्न हो गए और उस बालक से बोले, शाबाश गोपाल, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। इस छोटे से बालक गोपाल की पूरी कक्षा में धाक जम गई थी। बाद में अध्यापक जी ने बालकों को गणित के कुछ प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए दिए। जैसे आपको स्कूल में कुछ करवा दिया जाते हैं सम्स, और फिर घर से करने के लिए मैम देती है ना कि भाई अब ये सम्स होमवर्क में है, ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने भी वो होमवर्क में करने के लिए कुछ प्रश्न दे दिए। गोपाल ने घर आकर उन प्रश्नों को हल करना शुरू किया। एक प्रश्न बहुत कठिन था, एक सवाल बहुत कठिन था। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह उस प्रश्न को हल नहीं कर पाया। अंत में क्या हुआ, उसने अपने भाई
की मदद ली और उस प्रश्न को हल कर लिया। अगले दिन अध्यापक जी ने सब बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं एकत्रित की, अभ्यास पुस्तिकाएं नोटबुक्स इकट्ठी की, कलेक्ट की। पूरी कक्षा में गोपाल ही ऐसा था जिसके सारे उत्तर सही थे। गोपाल, इधर आओ, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं। लो, मैं तुम्हें यह कलम पुरस्कार में देता हूँ। कलम मतलब पेन। ये लो बेटा, पुरस्कार में ये पेन लो, कलम लो। गोपाल ने पुरस्कार का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे ये क्या, मैं तो उसको पुरस्कार दे रहा हूँ और ये तो रो रहा है। अध्यापक जी को उसके इस व्यवहार पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बेटा, इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तो तुम्हें पुरस्कार दे रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ, कोई दंड कोई सजा थोड़ी ना दे रहा हूँ। क्षमा करें गुरुजी। बालक ने हाथ जोड़कर अपने गुरुजी के आगे क्षमा करें गुरुजी। बालक ने हाथ जोड़ लिए और बड़े विनम्र भाव से कहा, मैं पुरस्कार का अधिकारी नहीं हूँ, ये पुरस्कार मुझको नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। परंतु क्यों? अध्यापक जी ने बड़े विस्मय से, आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे तो सारे उत्तर सही है ना गुरुजी? आप समझ रहे होंगे कि ये सभी प्रश्न मैंने स्वयं हल किए हैं, पर ये सत्य नहीं है। एक प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसे अपने भाई की सहायता से हल किया। अब आप ही निर्णय कीजिए कि मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए या दंड? बालक गोपाल ने कहा। बोला, बालक की सत्यवादिता, सच बोलने की आदत और निर्भीकता, निडरता। डरा नहीं वो सच बोलने से। सच बोलने में डर लगता है ना किसी भी इंसान को कि हाँ मैं कैसे बोलूँ, मार पड़ जाएगी, पर नहीं, वो डरा नहीं। उसकी सत्यवादिता और निर्भीकता को देखकर अध्यापक जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि एक छोटा सा बालक इतनी निर्भीकता से सत्य बोलने का साहस कर सकता है। वे बोले, बेटा, पहले मैं तुम्हें ये कलम सभी प्रश्नों के सही उत्तर के लिए मैं तुम्हें दे रहा था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ। बालक ने अध्यापक जी से पुरस्कार ले लिया। ये बालक बड़ा होकर कौन बना? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े देशभक्त थे। महात्मा गांधी गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। जो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा ना हमने, वो भी महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे, टीचर मानते थे। बच्चों, इन दोनों ही घटनाओं से हमें सत्यवादिता, निर्भीकता, ईमानदारी और साहस जैसे महान गुणों को धारण करने की सीख प्राप्त होती है। सत्यवादिता, सच बोलना। निर्भीकता, कि हम निडर हो रहे हैं। ये निडर का मतलब ये नहीं सबको मारपीट करते रहे, तंग करते रहे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी घर में आए और हम सबको तंग करते रहे, हम भाई निर्भीक हैं, ऐसा नहीं। पर अगर सच बोलना है आपको, कोई गलती भी हो गई आपसे, अगर हो गई है तो आप उसको स्वीकार कर लें, आप उसको हिम्मत से स्वीकार कर लें। और ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी की भावना नहीं होनी चाहिए। साहस, इन सभी गुणों को धारण करने की सीख प्राप्त होती है। चलिए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। महापुरुष, महान व्यक्ति। लक्षण, विशेषता। सिद्ध करना, साबित करना। उन्नति, विकास या प्रगति। निरीक्षक, निरीक्षण करने वाला। स्लेट, पत्थर की पट्टी जिस पर लिखते हैं। पुरस्कार, इनाम। ईमानदारी, सच्चाई। निर्भीकता, निडरता। संकेत, इशारा। अनुचित, गलत। अक्ल, ज्ञान, समझ। विस्मय, आश्चर्य। सत्यवादिता, सत्य बोलने की आदत या स्वभाव। साहस, हिम्मत। ठीक है बच्चों, तो आज आपको क्या शिक्षा मिली इन पाठ से? सच सच बोलना चाहिए, सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। और अगर गलती हो जाए तो उसको बिना डरे, है ना, ईमानदारी से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें ये नहीं बहाने बनाना चाहिए, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अगर गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो आप भी अच्छे अच्छे गुणों को अपनाएंगे। इस कहानी से जो शिक्षा आपको मिली है, जो अच्छे गुण आपको बताए हैं, उनको आप भी अपने में धारण करोगे और अच्छे अच्छे कार्य करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, सबका सम्मान करोगे और सच्चाई की राह पे चलोगे। इन्हीं सब अच्छे गुणों को अपनाना, ठीक है, और अच्छे बच्चे बनना। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।